दोस्तों हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और ये लेक्चर सीरीज़ जो है इसमें हम लाइन बाय लाइन जो है इस एनसीईआरटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी एनसीईआरटी अपने सामने रखनी होगी और साथ साथ में जो भी पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ या जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उसको आपको नोट करना है। और साथ साथ में आपको क्या करना है, जो भी लेक्चर हम पढ़ेंगे उसके एमसीक्यूज़ जो है वो आप करेंगे, ठीक है। फिर आपको ये भी देखना होगा, अपने आप को एसेस करना होगा कि आपने कितना सीखा, ठीक है। और कहीं पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या मतलब कहीं पर आपको कन्फ्यूजन रह रहा होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कमेंट करना है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हुई या यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। तो आपके कमेंट्स को पढ़कर मैं जो हूँ उन कमेंट्स का ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो चले जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हमें पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या है, चलिए जी शुरू करते हैं हम। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड। यानी एक और हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि हम कहाँ पर देखेंगे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में यानी वो फ्रैक्शन जो ऊपर ही रह रहा था, इस चीज़ क्लॉथ के ऊपर ही रह रहा था, ठीक है। उसी पोर्शन में हम एक और जो है मैक्रोमोलिक्यूल देखेंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। ऑफ एनी लिविंग टिश्यू, ये पता है लिविंग टिश्यूज में होता है, इज द न्यूक्लिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या होते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आपको पहले ही पता है कि जो हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें शुगर, ठीक है, शुगर के साथ एक बेस जुड़ी हुई होती है और बेस के साथ जो है शुगर प्लस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि शुगर के साथ ज्वाइन होता है, ज्वाइनड होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के जो है यहाँ पर मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं। ये मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें शुगर, बेस और फॉस्फेट है, इसके साथ दूसरा कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, उसके साथ कोई और न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से क्या बनता है, हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। सो व्हाट इज़ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स का जो है न्यूक्लियोटाइड मोनोमर से बना हुआ होता है। ये मोनोमर जो आप देख रहे हो दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स, दीज मोनोमर्स आर न्यूक्लियोटाइड्स। ये मोनोमर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाया है। टुगेदर विद पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स दीज कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। यानी अब जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनमें क्या क्या आता है, इनमें हमारे पॉलीसैकेराइड्स आते हैं, इनमें हमारे पॉलीपेप्टाइड्स आते हैं और इनमें मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में इनमें और क्या आता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। फॉर न्यूक्लिक एसिड्स, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड, जो कि आपने यहाँ पर देखा बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनकर ये एक बड़ी चेन बनाता है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ए न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 केमिकली डिस्टिंक्ट जो है कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, एक तो शुगर होता है जो कि हमने अभी पढ़ा, एक तो शुगर इसमें प्रेजेंट होता है, दूसरा बेस और थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ए न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। नंबर 1 क्या होता है, इसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सेकंड कौन सी चीज़ होती है, इसमें एक मोनोसैकेराइड होता है। एंड थर्ड इज द फॉस्फोरिक एसिड या जिसे हम फॉस्फेट कहते हैं। यानी 3 चीज़ें होती है, एक तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब कोई नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस, और मोनोसैकेराइड्स का मतलब है कोई शुगर, जो जेनेटिक मटेरियल में शुगर होता है, दैट इज राइबोस शुगर।
और क्या होता है फॉस्फेरिक एसिड, ठीक है, या फॉस्फेट। ये तीन चीज़ें मिलाकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द बेस, ठीक है, ये भी एक बेस है। दिस इज अ प्यूरिन बेस, दिस इज अ पायरामिडीन बेस। प्यूरिन बेसिस में आप क्या देखते हो, इसमें आप दो हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स देखते हैं, दो हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स, और पायरामिडीन्स में एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। प्यूरिन्स में आपका एडेनिन और गानिन आता है, ठीक है, और पायरामिडीन्स में यूरासिल और थाइमीन, ठीक है, और साइटोसिन। ये हमारा हो गया एडेनोसिन, क्योंकि इसमें एक तो ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ी हुई है और दूसरा एक पेंटोस शुगर जुड़ा हुआ है, ये बनेगा एडेनोसिन। जब इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होगा, शुगर के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होगा और यहाँ से एडेनिन भी होगा, तो तीन चीज़ें यहाँ पर हैं, एक तो फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा राइबोस शुगर और थर्ड नाइट्रोजनस बेस। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक न्यूक्लियोटाइड। यही चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। As you notice in figure, the heterocyclic component in nucleic acids are the nitrogenous bases. जो heterocyclic compound होता है यहाँ पर इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में, these are nitrogenous bases. कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है, एडेनिन होता है, गानिन होता है, यूरासिल होता है, साइटोसिन और थायामीन। एडेनिन and guanine, these are substituted purines, while as the rest are pyrimidines. यानी एडेनिन और गानिन क्या होते हैं, ये प्यूरिन्स होते हैं, इनमें दो हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं। द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड अ प्यूरिन। इसमें जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है दैट इज कॉल्ड प्यूरिन या पायरामिडीन होती है, किन में, थाइमीन में, ठीक है, साइटोसिन में, यूरासिल में रेस्पेक्टिवली। द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो शुगर इनमें पाया जाता है दैट इज कॉल्ड राइबोस। राइबोस एक मोनोसैकेराइड है, पेंटोस शुगर, यानी इसमें 5 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, 5 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इस तरीके से दिस इज अ पेंटोस शुगर, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 होता है, ठीक है, फिर कार्बन नंबर 2, यहाँ पर कार्बन नंबर 3, यानी इस पॉइंट पर ये कार्बन यहाँ पर होगा, कार्बन यहाँ पर होगा, 3 कार्बन यहाँ पर, कार्बन नंबर 4 होगा और इसके साथ कार्बन नंबर 5 अटैच्ड होगा। तो इस तरीके से 5 कार्बन्स की ये रिंग होती है इन केस ऑफ राइबोस शुगर्स, ठीक है। या तो ये राइबोस शुगर होगा या तो ये 2-डीऑक्सी राइबोस होगा। यानी आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है ये 2 किस्म का होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। अगर आरएनए होगा तो उसमें राइबोस होगा, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, डीएनए में 2-डीऑक्सी राइबोस होता है। फ़र्क कहाँ पर होती है, फ़र्क होती है जो हमारा कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 ये वाला जो है दिस इज कार्बन नंबर 2। आरएनए में क्या होता है, इस कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप अटैच्ड होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये कहाँ पर होता है, ये आरएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में, इसको बोलते हैं राइबोस शुगर। यानी कार्बन नंबर 2 पर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वाइल एज इन डीएनए, इस डीएनए में क्या होता है, डीएनए में जो हमारा कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2, यहाँ से ऑक्सीजन निकाला जाता है और यहाँ पर सिर्फ क्या अटैच रहता है, हाइड्रोजन। इसीलिए इसको बोलते हैं 2-डीऑक्सी, यानी कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये बनता है हमारा डीएनए। सो क्या है आरएनए और डीएनए में डिफरेंस शुगर्स के, अगर हम शुगर्स के रिलेटेड बात करें तो कार्बन नंबर 2 पर क्या होता है, कार्बन नंबर 2 पर डीएनए में हाइड्रोजन होता है और वाइल एज इन आरएनए कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ए न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग, एक न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस, जिसमें डीऑक्सीराइबोस होगा, उसको क्या बोलेंगे, उस न्यूक्लिक एसिड को क्या बोलेंगे जिसमें शुगर होगा
डीऑक्सीराइबोस, उसको बोलेंगे DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और उस शुगर को क्या बोलेंगे जिसमें राइबोस, उस जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलेंगे जिसमें शुगर होगा राइबोस, उसको बोलेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो फुल फॉर्म क्या है DNA की? DNA की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। वाइल एज जो हमारा शुगर है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA में, ठीक है। RNA को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन एज मेंशनड अर्ली, कि प्रोटीन क्या होता है? हेटेरो पॉलीमर होता है। हेटेरो पॉलीमर मतलब एक पॉलीमर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर से बना हुआ हो, मतलब अमीनो एसिड से ही बना हुआ होगा, लेकिन अमीनो एसिड के बहुत सारे टाइप्स हैं। 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर प्रेजेंट देयर। तो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स जब मिलते हैं तो ये क्या बनाएंगे? हेटेरो पॉलीमर्स बनते हैं। जैसे कि मैंने बोला था ग्लाइसिन, फिर कोई प्रोलीन होगा, तो इस तरीके से हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स में एक जैसे अमीनो, मतलब एक ही टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी होमोपॉलीमर्स नहीं होते, खाली हेटेरो पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स में हेटेरो पॉलीमर्स होते हैं कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स, और ये जो होते हैं, ये इसमें जो मोनोमर्स होते हैं, दीज आर अमीनो एसिड्स। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स, ठीक है। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, द स्ट्रक्चर इनवेरिएबिलिटी रेफर्स टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला। वहाँ पर हम स्ट्रक्चर इनवेरिएबिलिटी जो होती है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होती हैं, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्स ऑलवेज राइट 2 डायमेंशनल व्यू, क्या लिखते हैं? 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल वाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। उसका स्ट्रक्चर जैसे कि बेंजीन है, नेप्थलीन है, ठीक है। 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल्स वाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर। फिजिसिस्ट्स कंज्यूर ऑफ द 3 डायमेंशनल व्यूज। फिजिसिस्ट जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल व्यूज देते हैं ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, वाइल बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल्स। जो बायोलॉजिस्ट हैं वो प्रोटीन स्ट्रक्चर को 4 लेवल्स पर डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, एक तो होता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, द पोजिशनल इन्फॉर्मेशन इन अ प्रोटीन, यानी इससे हमें ये पता चलती है कि पोजिशनल इन्फॉर्मेशन, किस पोजिशन पर कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है प्रोटीन पर। विच इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड, कौन सा फर्स्ट अमीनो एसिड है, सेकंड कौन सा है, इसी तरीके थर्ड पर कौन है, फोर्थ पर कौन है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर इज दिस, सिंपली वी कैन से द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। इस तरीके से अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसकी? हमें अमीनो एसिड्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पोजीशन नंबर 1 पर कौन सा अमीनो एसिड है, पोजीशन नंबर 2 पर कौन सा अमीनो एसिड है, पोजीशन नंबर 3 पर कौन सा अमीनो एसिड है, इसी तरीके से पोजीशन नंबर 4 पर कौन सा अमीनो एसिड है। सो इट इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स जो अटैच्ड होते हैं विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ ए प्रोटीन। अ प्रोटीन इज इमेजिनड एज अ लाइन। यहाँ पर प्रोटीन जो है आप इमेजिन करो एक लाइन की तरह। द लेफ्ट साइड, मतलब ये हमारा लेफ्ट साइड है प्रोटीन का, इज द फर्स्ट अमीनो एसिड। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको मिलेगा फर्स्ट अमीनो एसिड जो पहले बना होगा। दैट अमीनो एसिड इज अटैच्ड एट द राइट साइड और एट द लेफ्ट साइड, ठीक है। और एट द राइट साइड जो है वो रिप्रेजेंट करता है लास्ट अमीनो एसिड, जो लास्ट में जुड़ा हुआ होगा। वो कहाँ पर होगा? वो एक्सट्रीम राइट पे होगा, वो एक्सट्रीम राइट पे होगा। और जो सबसे पहले अमीनो एसिड जुड़ा हुआ होगा वो एक्सट्रीम लेफ्ट पर होगा। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड द एन टर्मिनल अमीनो एसिड। जो हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको बोलते हैं एन टर्मिनल अमीनो एसिड। यानी जो यहाँ पर होगा ना अमीनो एसिड फर्स्ट, यहाँ पर इसको बोलते हैं एन टर्मिनल अमीनो एसिड। और जो यहाँ पर होगा इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक या सी टर्मिनल अमीनो एसिड। जो पहले जुड़ा हुआ होगा उसको हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं, और जो लास्ट पे जुड़ता है उसको बोलते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड। A protein thread doesn't exist throughout as the extended rigid rod. प्रोटीन ऐसे ही नहीं होता है एक एक्सटेंडेड रिजिड रॉड की तरह, जैसे कि हमने पहले बनाए प्राइमरी स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है? द थ्रेड इज़ फोल्डेड। इस थ्रेड को फोल्ड किया जाता है। जो हमारा थ्रेड था, मतलब इस तरीके से कोई प्रोटीन था हमारा, जिससे कि हमने पढ़ा प्राइमरी अमीनो एसिड,
प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर इसका क्या होता है, ये इसकी फोल्डिंग होती है, इसकी फोल्डिंग होती है, ठीक है, इसकी फोल्डिंग होती है। ये फोल्डिंग बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, या तो हेलिक्स बनेगा, हेलिक्स इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बनेगा, या तो हेलिक्स बनेगा, सिमिलर जैसे कि हमारी स्टेयरकेस होती है। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शंस ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, यानी कुछ ही पोर्शन जो होता है प्रोटीन का वो हेलिक्स बनाएगा। इन प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स क्या होता है, ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड, सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस प्रेजेंट होती है। अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स, और बाकी रीजन्स अदर फॉर्म्स बना सकते हैं। इन व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिगर 9.3 में आप देख सकते हो, ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें प्लेन अमीनो एसिड सीक्वेंसेस आप देख सकते हो, दिस इज पॉलीपेप्टाइड। और फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, ठीक है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से बीटा शीट्स भी बन सकते हैं, बीटा शीट्स इस तरीके से, दीज आर बीटा शीट्स, तो ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, लॉन्ग फोल्डेड चेन जो होती है ये अपने अराउंड फोल्ड हुई हो सकती है, लाइक ए हॉलो वूलन बॉल, ठीक है, गिविंग राइज टू, ये क्या बनाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर, यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाओगे इसमें आप, और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी पाओगे, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो बॉन्ड होता है दैट इज बिटवीन इंटरचेन, ठीक है, इंट्राचेन, ठीक है। यहाँ पर आप इंटरचेन बॉन्ड्स पाओगे टर्शरी में, यानी दो चेन्स के दरमियान। वहाँ पर सिंगल चेन के अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दिस गिव्स ए 3 डायमेंशनल व्यू, यानी टर्शरी स्ट्रक्चर हमें क्या देता है, 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ ए प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है ये एब्सोल्युटली ज़रूरी होता है, किसके लिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। अगर आप डिसरप्ट करोगे टर्शरी स्ट्रक्चर को तो अमीनो जो हमारा प्रोटीन है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। सम प्रोटीन्स आर असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। अगर कोई प्रोटीन होगा उसमें एक से ज़्यादा, ये फॉर एग्जांपल कोई पॉलीपेप्टाइड है, इसके साथ दूसरा पॉलीपेप्टाइड जुड़ा हुआ है, तो मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट्स, इनको सब यूनिट्स भी कह सकते हैं। ये एक सब यूनिट है, और यहाँ पर ये जो है दिस इज सेकंड सब यूनिट, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड, ये जो इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स हैं या सब यूनिट्स हैं, आर अरेंज्ड विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये अरेंज्ड है जस्ट लाइक लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स, जैसे स्फीयर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है। स्फीयर्स अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब या प्लेट की तरह। इट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, इसको हम कॉर्डिनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, कॉर्डिनरी स्ट्रक्चर। सो दिस इज अ कॉर्डिनरी स्ट्रक्चर। कॉर्डिनरी स्ट्रक्चर में आप क्या पाओगे, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड इज प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल हमारी जो एडल्ट ह्यूमन बींग्स होते हैं या एडल्ट ह्यूमन्स होते हैं, उनमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं। कितने, 4 सब यूनिट्स। हीमोग्लोबिन आप कहाँ पर देखते हो, हीमोग्लोबिन जो है वो आपकी आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। हमारी जो आरबीसीज हैं उनमें क्या होता है, उनमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज़ अ प्रोटीन जिसका काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। इस प्रोटीन के कितने पॉलीपेप्टाइड्स हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड्स। यानी हीमोग्लोबिन का कौन सा स्ट्रक्चर फंक्शनल होता है, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स, 2 बीटा चेन्स आर प्रेजेंट देयर, 2 अल्फा टाइप एंड 2 बीटा टाइप, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ह्यूमन हीमोग्लोबिन को। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तकरीबन सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। तकरीबन सभी एंजाइम्स, यानी सभी एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। कुछ एंजाइम्स जो है वो आरएनए के भी बने हुए होते हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स, कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं जो बिहेव करते हैं एज एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल राइबोजाइम,
ठीक है, ये एक्ट करता है एज एंजाइम, ये एक न्यूक्लिक एसिड है। इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था थॉमस कीच। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय ए लाइन डायग्राम, ठीक है, एक लाइन डायग्राम से समझ सकते हैं। एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन, एक एंजाइम जो है एक प्रोटीन की तरह होता है, हैज़ ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसके पास भी प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है एमिनो एसिड्स के बने हुए, ठीक है। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ द, इसकी भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। व्हेन यू लुक एट द टर्शियरी स्ट्रक्चर, जब आप इसके टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखोगे अपॉन इटसेल्फ, ठीक है, द चेन क्रिस क्रॉसेज इटसेल्फ, ये चेन क्या करते हैं, एक अपने इर्द गिर्द ही क्रिस क्रॉस करती है। एंड हेंस मनी क्रीविसेस और पॉकेट्स आर मेड, यानी इस तरीके से ये चेन जो है अपने इर्द गिर्द क्या करेगी, अपने इर्द गिर्द फोल्ड होगी, ठीक है, फिर क्या बनाएगी, कोई पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी। यहाँ पर ये पॉकेट है, इस पॉकेट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट। दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। एक्टिव साइट क्या होती है, एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज ए क्रिवाइस और पॉकेट, ये पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सबस्ट्रेट, जिसमें सबस्ट्रेट फिट होता है। मतलब ये जो एंजाइम है ना, ये किसी सबस्ट्रेट को के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। वो जो सबस्ट्रेट होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई सबस्ट्रेट होता है, ये सबस्ट्रेट यहाँ पर फिट होगा इस एक्टिव साइट में, तो ये पॉकेट किसके लिए होता है, सबस्ट्रेट के लिए। दस एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट्स कैटालाइज रिएक्शंस, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो एंजाइम्स हैं वो अपनी एक्टिव साइट्स के ज़रिए, ये जो एक्टिव साइट है इसी के ज़रिए कैटालाइज करते हैं रिएक्शंस को, क्योंकि इस सबस्ट्रेट को ये चेंज करेंगे इनटू प्रोडक्ट्स। जब ये सबस्ट्रेट कहाँ पर बाइंड होगा, जब ये सबस्ट्रेट बाइंड होगा एक्टिव साइट में, तो फिर इस पर इसमें क्या होगी, कैटालिसिस होगी, ठीक है। आपको पता ही है ना, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट्स। बायोकैटालिस्ट्स की क्या फंक्शन होती है, दे सिंपली में हम ये सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। दीज आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स। दस एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट्स कैटालाइज रिएक्शंस एट हायर रेट, ठीक है। एंजाइम कैटालिस्ट्स डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट्स। देखो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, वहाँ पर भी कैटालिस्ट होता है, और यहाँ पर भी एंजाइम को आप कैटालिस्ट ही कहते हो, लेकिन यहाँ पर आप इसको कहते हो बायो कैटालिस्ट। फ़र्क क्या होती है एंजाइम और एक केमिस्ट्री के कैटालिस्ट में, क्या फ़र्क होती है इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट में? फ़र्क यही होती है, एक फ़र्क ये होती है कि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क एफिशिएंटली, ठीक है। पहले हम फिर से पढ़ेंगे इस लाइन को। एंजाइम कैटालिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट इन मनी वेज, बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क एफिशिएंटली, वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं एट हायर टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट उतनी ज़्यादा फंक्शन तेज़ करेगा, एंड हाई प्रेशर जितना बढ़ाओगे उतनी वो फंक्शन क्या करेंगे, जल्दी करेंगे। वाइल एंजाइम्स गेट डैमेज्ड, लेकिन अगर आप एंजाइम के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, ज़्यादा एंजाइम के लिए आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आप सोचोगे कि ये फंक्शन ज़्यादा करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इससे क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर देने से, जब आप ज़्यादा टेम्परेचर दोगे से 40 डिग्री से ज़्यादा, तो एंजाइम जो है ये डैमेज हो जाता है। एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर पे ये जो प्रोटीन है या जो एंजाइम है इट गेट्स डिनेचर्ड, ये डिनेचर हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर सही नहीं रहता और इस तरीके से ये काम नहीं कर पाता है। हाउएवर एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जिनसे एंजाइम्स हमने आइसोलेट किए, हु नॉर्मली लिव, जो नॉर्मली कहाँ पर रहते हैं, हायर टेम्परेचर्स पे, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं, सम बैक्टीरिया आर देयर, जो कि हायर, जहाँ पर ज़्यादा क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। यानी हमने ऐसे भी बैक्टीरिया देखे हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पर ग्रो करते हैं। तो इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं, दोज प्रोटीन्स आर थर्मोस्टेबल, वो इस टेम्परेचर पर थर्मोस्टेबल होते हैं, ठीक है। यानी अगर आप क्या करोगे, 100 डिग्री भी रखोगे टेम्परेचर उन एंजाइम्स के लिए, तो वो एंजाइम्स प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, क्योंकि वो जो है वो किन बैक्टीरिया से लिए गए, उन बैक्टीरिया से जो कहाँ पर रहते हैं, हायर टेम्परेचर्स पर, ठीक है। तो वो कैटालिटिक पावर उनका जो होता है वो खोते नहीं है, कैटालिटिक पावर ऑन हायर टेम्परेचर्स, इवन एट हायर टेम्परेचर्स, ठीक है।
जैसे कि 80 to 90 डिग्री। थर्मल स्टेबिलिटी इज़ दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंजाइम्स। तो थर्मल स्टेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है एंजाइम्स की, जो कि कहाँ पर होते हैं वो एंजाइम्स? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स में। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच लिव, जो रहते हैं कहाँ पर? हायर टेम्परेचर्स पे। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन से आगे। तो इस लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू।